नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 11 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये सुबह सुबह ये न्यूज़ कटिंग वगैरह मेरे पास आए, अलग अलग स्टूडेंट्स ने भेजा है और जिसमें आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि 70 बीपीएससी में 1000 पदों पर करीब में बहाली होगी और अभी भी पद फाइनल ही किए जा रहे हैं। 1000 जो पद है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और जल्दी पीसीएस एग्ज़ामिनेशन में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए कृपया करके आपके अंदर जितनी क्षमता है उसका 100% से भी ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि 70 बीपीएससी में ले लें। 71 फिर कितने आएंगे कितने नहीं, ये इसका अंदाज़ा नहीं होता है। तो अगर आपको कोई मौका मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए, निकालिए एग्ज़ाम, जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग पद होंगे, इसमें सभी ग्रेड के पद होंगे। तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है होप और एक होता है आपका ट्रस्ट। ठीक है, होप होता है मैं आपको ये बोलता कि आप टेस्ट ले लीजिए, मेरा 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये होता है होप को बेचना, ठीक ना, विश्वास बेचना बोलते हैं इसको। आशा को बेचा है मैंने और उस चक्कर में लेते भी हैं कई लोग। एक होता है सच्चाई बताना, जिसमें आपको ट्रुथ बताया जाता है, ट्रस्ट लिख दिया था मैंने, ट्रुथ बताया जाता है। जिसमें होता है कि आप किसी का भी टेस्ट लें, किसी का भी बैच ज्वाइन करें, लेकिन जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं करेंगे आपका नहीं होने जा रहा है। अगर 1000 सीट आ रहा है तो आपको लगेगा कि इस बार सीटें अधिक हैं। जैसे ही सीट अधिक होती है ना, तो वैसे ही एप्लीकेंट जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। जहां 2.5 लाख एप्लीकेंट होते हैं नॉर्मल कम सीटों पर, वहीं पर इसमें 8 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं। और अगर इसमें पद अच्छे जुड़ जाएं, एसडीएम जैसे पद जुड़ जाएं, तो 8 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है। और अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स भी आते हैं और वो अपनी क्षमता पर अपना जॉब भी हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। कहीं गारंटी वाले स्कीम में तो नहीं फंस रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा कोई भी कोर्स हो, कोई भी कोचिंग हो, कोई भी टीचर हो, वो आपको सेलेक्ट नहीं दिलवा सकता सिलेक्शन। आपको खुद से ही करना होता है एफर्ट। आप अपना 100% अगर नहीं देंगे, अभी 4 महीने बचे हुए हैं आपके पास में, 111-112 दिन बचा हुआ है, तो फिर आपका नहीं होने जा रहा है। इतना ही क्लियर होता है, सच्चाई हमेशा क्लियर ही होती है। अगर आपने सबसे ज़्यादा मेहनत नहीं किया तो आपसे कोई और ज़्यादा मेहनत करके निकाल ले जाएगा। ऐसा ही क्लियर होता है। नवंबर में फिर आपका नहीं होने जा रहा है। इतना ही क्लियर होता है सब कुछ। तो इसलिए 1000 सीटें भले ही हैं, लेकिन 1000 सीटों के कारण एप्लीकेंट की भी संख्या बढ़ जाएगी। 67th में काफ़ी सीटें थी तो एप्लीकेंट की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म भरे थे। एसडीएम की सीट थी तो कटअप भी काफ़ी हाई गया था। 68 में कम सीटें थी, 69 में कम सीटें थी, तो उसमें एप्लीकेंट भी कम थे। तो ये भी आपको देखकर चलना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन को। देखिए क्या है आज का न्यूज़, मुख्य रूप से क्या है, उसके पश्चात कई सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ है, आज 11 जून 2024 है। इसमें लिखा हुआ कंटिन्यू, जो कल कैबिनेट की प्रथम बैठक हुई है। कैबिनेट के सदस्यों का नाम तो आपके पास में आ गया होगा। क्या उनको याद करना है? याद नहीं करना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मंत्रालय किसके पास में है। ये सब बचपन में हम लोग याद करते थे, जीके में याद कीजिए। जैसे ही सरकार बदलती थी तो मिनिस्टर सारे याद करने होते थे, स्कूल में खड़ा करके पूछ लिया जाता था। तो उस प्रकार से तो नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बड़े बड़े पोर्टफोलियो किनके पास में है। बिहार से कितने मंत्री बने हैं ये ज़रा मुझे बताइएगा। बिहार से कितने मंत्री बने हैं इसको ज़रा नोट डाउन करके अलग से रखिएगा। बाकी आपको मैंने मंत्रिपरिषद के बारे में कल डिटेल में समझाया था, उसको ज़रा प्लीज़ अच्छे से फिर से देख कर रिवाइज़ कर लीजिएगा। सवाल वहाँ से पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कल मैंने सारा का सारा करवा दिया था। उसी प्रकार से आज हम लोग स्पीकर के बारे में करेंगे। दरअसल में इंडियन एक्सप्रेस में ही स्पीकर, पावर ऑफ स्पीकर करके एक आर्टिकल आया हुआ है डिटेल एक्सप्लेन्ड में, जो मैंने ग्रुप में भी भेज दिया था। उसी के आर्टिकल को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। साथ में एमपी लैड्स जो योजना है, जिसके बारे में यूपीएससी ने पूछा है, पीसीएस ने पूछा है, एमपी लैड्स ऐसे ही करके है, फुल फॉर्म देख लेंगे क्या है इसका। इस योजना के बारे में भी पूछा गया है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। कल मैंने एक मिस्टेक कर दिया था। कल मैंने बोला था कि तीसरी जो अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति राज्यपाल के दिए हुए हैं शपथ, इस तरह का शपथ नहीं दिया हुआ उसमें। मुझे किसी स्टूडेंट ने ही करेक्ट किया, वो स्लिप ऑफ माइंड था, तो उसके लिए आप लोग देख लेना एक बार तीसरी अनुसूची में किसके किसके शपथ का प्रावधान है। कल मेरे से मिस्टेक हुआ था। ओके,
एमपीलैट्स योजना को देखेंगे, साथ में स्विट्ज़रलैंड में जो बैठक हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, उसको देखेंगे हम लोग, और उसके साथ में हम लोग G7 को देखेंगे, अटल भूजल योजना को भी देखेंगे। तो वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, तो कृपया करके अंत तक देखिएगा और डिटेल में कवर कीजिएगा इन सभी टॉपिक को। सीटों की संख्या अगर ज़्यादा होगी एग्जामिनेशन में तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। जितनी सीटें उतना अधिक कंपटीशन, कम कंपटीशन नहीं होता अधिक सीटें होने से, इस भ्रम में मत पलिए। इसमें सीधा डायरेक्टली क्या होता है, जितनी सीटें बढ़ेंगी कंपटीशन उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या है आज का। एमपीलैट से शुरू करते हैं, स्पीकर से शुरू करते हैं, उसके बाद एमपीलैट्स वगैरह पढ़ेंगे। ओके, देखिए क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल और इन सब से जुड़ी हुई चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा के जो अध्यक्ष महोदय होते हैं, इनका कार्यकाल लोकसभा के साथ में समाप्त नहीं होता है। लोकसभा के समाप्त के पश्चात भी इनका कार्यकाल बना रहता है, जब तक अगले लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, अगले लोकसभा स्पीकर पद नहीं संभाल लेते। प्रोटेम स्पीकर बनते हैं, फिर स्पीकर बनाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों को डिटेल में आर्टिकल सहित हम लोग डिस्कस करेंगे। आज चौथा टेस्ट भी है, एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री का। तो अगर आपको जुड़ना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है टेस्ट के जुड़ने का। बहुत ही मामूली सा प्राइस है, अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ओके, चलिए देखिए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के विषय में। भारत में अध्यक्ष का कार्यालय एक जीवंत व गतिशील संस्था है जो संसद की वास्तविक ज़रूरतों और समस्याओं को हल करती है। इंट्रो इसी प्रकार का बनाया कीजिए ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो इंट्रो देखकर थोड़े से सही हो जाएं। अध्यक्ष सदन का संवैधानिक व औपचारिक प्रमुख होता है। संवैधानिक मतलब इसका चर्चा संविधान में किया गया है। संवैधानिक प्रमुख होता है और औपचारिक प्रमुख होता है। संसद के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। जैसे संसद हो गया, संसद के 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो हैं, एक होते हैं पीठासीन अधिकारी और एक राज्यसभा के स्पीकर होते हैं जो उसके पीठासीन अधिकारी होते हैं। ये उपराष्ट्रपति महोदय भी हैं हमारे संविधान के अनुसार से। लोकसभा स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का एक सदस्य होता है जिसको स्पीकर नियुक्त किया जाता है। एक स्वस्थ परंपरा ये कहती है कि लोकसभा स्पीकर जैसे ब्रिटेन में जब वो बनते हैं तो अपने पार्टी की सदस्यता त्याग कर देते हैं ताकि वो निष्पक्ष रह सकें। लेकिन भारत में अभी भी उस उच्च परंपरा को हम लोगों ने प्राप्त नहीं किया है जहाँ पर लोकसभा स्पीकर अपने पार्टी के सदस्यता त्याग कर दें। उस तरह की परंपरा अभी तक हमने ग्रहित नहीं की है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि लोकसभा स्पीकर के पद को थोड़ा सा न्यूट्रल रखा जाए। लेकिन पिछले लोकसभा के सत्र में जिस प्रकार से संसद सदस्यों को निष्कासित किया गया उसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोकसभा के स्पीकर का जो पद था पिछले लोकसभा में वो काफ़ी ज़्यादा बाइस माना गया, क्रिटिसाइज़ किया गया उस चीज़ को। देखिए क्या है इसमें इतिहास क्या रहा है। भारत में 1921 में, ये ध्यान में रखिएगा, 1921 ईस्वी लिखा हुआ, 1921 ईस्वी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। ये प्रथा 1947 तक चलती रही है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नामों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बदल दिया गया था। लेकिन ये जो प्रथा थी उनको कहने की प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट, ये चलता ही रहा 1947 ईस्वी तक। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा जो कि देश में सर्वोच्च विधायी निकाय है, अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है जो सदन के दिन प्रतिदिन के कामकाज की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक नवगठित सदन के प्राथमिक कार्यों में से एक है। जब सदन का भी गठन होगा तो उसका सबसे प्राइमरी काम होगा, सबसे पहला काम होगा लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन। जब उनका निर्वाचन हो जाएगा उसके पश्चात ही कोई लोकसभा दूसरा काम करेगी। एक चीज़ और था, पिछले साल जो लोकसभा था उसमें उपाध्यक्ष का पद का सृजन नहीं किया गया था। लोकसभा उपाध्यक्ष बनाए ही नहीं गए क्योंकि ओम बिरला जी ने खुद ही सारा कामकाज संभाला था। अध्यक्ष का निर्वाचन मानदंड भारतीय संविधान के अनुसार अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अध्यक्ष चुने जाने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। क्या कोई उम्र डिसाइडेड है? नहीं। क्या कोई योग्यता है? बिल्कुल भी नहीं, कोई योग्यता नहीं है। फिर भी इस पद के लिए संविधान और देश के कानूनों की समझ रखने वाले व्यक्ति को वरीयता के क्रम में रखा जाता है। अगला है सामान्यतः सत्ताधारी दल के सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है। यह प्रक्रिया एक परंपरा के रूप में विकसित हुई जिसके अंतर्गत सत्तारूढ़ दल सदन में अन्य दल और समूहों के नेताओं के साथ अनौपचारिक परामर्श के बाद अपने उम्मीदवारों को नामित करता है।
अनौपचारिक एक परामर्श किया जाता है सदन के सभी दलों के साथ कि भाई किनको बनाया जाए। जैसे इस बार कोalition की गवर्नमेंट बन रही है तो कोशिश ये की जा रही है कि भाई जेडीयू या टीडीपी मांग करे कि स्पीकर का पद हमें दीजिए, जिससे सरकार के कामकाज पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ठीक ना। यह परंपरा सुनिश्चित करती एक बार निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष को सदन के सभी दलों का सम्मान प्राप्त हो। ये परंपरा क्यों बनाया गया कि सभी दल से पूछताछ करके किसी एक व्यक्ति पर सहमति बनाई जाए और उनको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाए। ये सहमति इसलिए की जाती है क्योंकि भाई सभी लोग लोकसभा के स्पीकर का सम्मान करें, चेयर का सम्मान करें। मतदान अध्यक्ष उपसभापति के साथ का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से सदन उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के साथ में होता है। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। हाफ से एक ज़्यादा व्यक्ति ने, अगर मान लीजिए 100 लोग हैं सदन में तो 51 लोगों ने अगर वोट कर दिया तो लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है। एक बार उम्मीदवार पर निर्णय हो जाने के बाद उसके नाम का प्रस्ताव आमतौर पर प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल अध्यक्ष अपने चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक 5 वर्ष तक पद धारण करता है। अगली लोकसभा की पहली बैठक, अभी जो लोकसभा की बैठक होगी उसकी पहली बैठक से 1 दिन पहले तक वो अपना पद धारण करता है और वो प्रोटेम स्पीकर जब बन जाएंगे तो अपना पद खाली कर देगा। अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित होने के लिए भी पात्र होता है। जब लोकसभा भंग होती है तो अध्यक्ष अपना पद तुरंत खाली नहीं करता है, वह अपने पद पर निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक तक बना रहता है। स्पीकर महोदय से जुड़ा हुआ सारा प्रावधान ये क्लियर हो गया। भूमिका और शक्ति क्या है? वह सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम, संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार होता है। वह इन प्रावधानों को व्याख्या के मामले में अक्सर ऐसे निर्णय देता है जिनका सदस्यों द्वारा सम्मान किया जाता है, जो प्रकृति में बाध्यकारी होते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता भी यही करते हैं। ऐसी बैठकें राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती हैं। सदन का स्थगन, वह सदन को स्थगित कर सकता है। सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा, जिसे गणपूर्ति कहता है, की अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित कर सकता है। कौन? तो लोकसभा का स्पीकर। निर्णायक मत, अध्यक्ष पहली बार मत नहीं देता, लेकिन बराबरी की स्थिति में जब किसी प्रश्न पर सदन समान रूप से विभाजित हो जाता है, मान लीजिए 100 लोगों का सदन है और 50-50 ने वोट कर दिया है, 50-50 ने वोट कर दिया, ये तो बराबर हो जाएगा, 100 ही हो गए, है ना। और एक स्पीकर महोदय बैठे हुए हैं, तो अब 101 लोग थे लेकिन सदन में तो उपस्थित मतदान करने वाले 100 ही लोग हैं, तो एक वोट सदन के पीठासीन अधिकारी दे सकते। जब टाई हो जाए, मामला फंस जाए, तब क्या होगा? 50-50 थे दोनों में, अब एक सदन के पीठासीन अधिकारी हैं, इन्होंने इसके तरफ में वोट दे दिया तो इसकी हो जाएगी भाई, इसका बात मान लिया जाएगा, इसका प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो जहाँ पर मामला फंस जाए वहाँ पर ये वोट कर सकते हैं। ऐसे मतों को निर्णायक मत, कास्टिंग वोट भी कहा है, जिसका उद्देश्य गतिरोध का समाधान करना होता है। धन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 110, इसके मामले में स्पीकर की शक्ति काफ़ी ज़्यादा है। वह किसी विधेयक के धन विधेयक होने या नहीं होने का फैसला करता है और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है और इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या दुनिया की कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि स्पीकर ने किस विधेयक को धन विधेयक घोषित कर दिया। और धन विधेयक जैसे ही घोषित हुआ तो राज्यसभा की शक्तियाँ कम हो जाती है। और आपको समझ में आया कि लोकसभा के जो स्पीकर महोदय, उनकी शक्ति सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? मनी बिल कौन सा है कौन सा नहीं, इसको घोषित करने में। जैसे ही उन्होंने एक डिसीजन लिया, लोकसभा की शक्ति खत्म ही हो जाती लगभग वहाँ पर। सदस्यों की अयोग्यता, 10वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय अध्यक्ष ही करते हैं। यह शक्ति 52वें संविधान द्वारा अध्यक्ष में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय 1992 में फैसला सुनाया कि इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा का अधीन है, यानी कि अगर सदस्यों की अयोग्यता पर फैसला लेते हैं स्पीकर महोदय तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आईपीजी की अध्यक्षता अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स जो होता है कि पदेन अध्यक्ष के रूप में भी काम करता है। यह समूह भारत की संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। जैसे भारत की संसद ने कहीं और के संसद से संबंध स्थापित किया और बातचीत करना शुरू किया तो वो किसके द्वारा होता है? तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा होता है। देश विधायी निकाय का पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। समितियों का गठन, लोकसभा की समितियां अध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है, इनके निर्देशन में कार्य करती है। देखिए, इसके द्वारा सभी संसदीय समिति के अध्यक्ष मनोनीत किए जाते हैं। इनकी अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, सामान्य प्रयोजन समिति, यूपीएससी ने पीटी पे पूछा है इसके बारे में, 2018 पीटी में पूछा है। नियम समिति जैसी समितियां सीधे काम करती हैं। यूपीएससी ने पीटी में पूछा था इसके बारे में, संसदीय समिति के बारे में। अध्यक्ष के विशेषाधिकार,
अध्यक्ष सदन उनकी समिति सदस्यों का अधिकार तथा विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। जो सदन के सदस्य हैं उनके जो विशेषाधिकार दिए गए हैं उनका संरक्षक कौन होता है? तो सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। विशेषाधिकारी किसी प्रश्न को परीक्षा, जांच और प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। दोनों सदन में एक विशेषाधिकार समिति होती है जिसके समक्ष कौन से मामले जाएंगे, कौन से मामले नहीं जाएंगे, ये सब का सब काम यही करते हैं। अपवाद: सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है। हालांकि निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत लोकसभा के कार्यकाल से पहले भी अपने पद को खाली करना पड़ सकता है। सामान्यतः तो आपको बताया ही मैंने कि लोकसभा के कार्यकाल के पश्चात अगली लोकसभा से पहले तक रहते हैं पद पर, लेकिन वो कभी कभी पद खाली हो सकता है यदि वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो यदि वो उपाध्यक्ष को पद लिखकर इस्तीफा दे देते हैं। किसको इस्तीफा देते हैं? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। दोनों एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? तो भी वो सदस्य नहीं रहेगा, तो भी वो अध्यक्ष नहीं रहेगा। ऐसे प्रस्ताव को अध्यक्ष को 14 दिनों की अग्रिम सूचना के बाद ही पेश किया जाता है। आर्टिकल 94 में इसकी चर्चा की गई है, एक बार देख लीजिएगा। 94 में इनको हटाने की चर्चा की गई है। लोकसभा को उपाध्यक्ष, और एक चीज़ है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनको संचित निधि से वेतन वगैरह मिलता है। बाकी लोकसभा के सदस्यों को संचित निधि से वेतन प्राप्त नहीं होता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को संचित निधि से वेतन प्राप्त होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। सारा पीटी में जो पूछा जाता है वो सब मैंने आपको बताया है। वेतन कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे हटाया जाता है, कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है, कब तक पद पर रहते हैं। पीटी में यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। अभी इसी में से मैं एक सवाल बना दूंगा तो हो सकता है आप फंस जाएं। जैसे मान लीजिए अभी आपने पढ़ा, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा कि भाई इनकी पर्टिकुलर उम्र होती है ना, इनको विशेष बहुमत से नियुक्त किया जाता है, या तो मैं ये स्टेटमेंट दे दूँ लगाया तो जाता साधारण बहुमत से, हटाया जाता है विशेष बहुमत से, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा कीजिए। बार बार रिवीजन इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये छोटे फैक्ट हैं इसको आप झट से भूल जाएंगे, कन्फ्यूज होंगे, इसमें भूल जाएंगे, गलती करेंगे एग्जामिनेशन में। ये 14 दिन की अधिसूचना वाला ध्यान में रखिएगा। 14 दिन पहले उनको अधिसूचना देना पड़ेगा, तभी जाकर उनको हटाया जा सकता है। लोकसभा को उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने के ठीक बाद उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है, लेकिन पिछली लोकसभा में नहीं किया गया था। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा, उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। जो लोकसभा स्पीकर होंगे ये कब चुने जाएंगे? प्रेसिडेंट चुनेंगे, प्रेसिडेंट तय करेंगे। और उपाध्यक्ष जो होते हैं, वाइस पर जो चेयरमैन होंगे लोकसभा के, उनको कब चुना जाएगा ये स्पीकर महोदय तय करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, सब एक दूसरे की तारीख को तय करते हैं। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों आमतौर पर सत्ताधारी दल से चुने जाते थे। 10वीं लोकसभा तक 11वीं लोकसभा के बाद से आम सहमति रही कि अध्यक्ष का पद सत्तापक्ष गठबंधन को, ये सत्तापक्ष को जाएगा, रूलिंग पार्टी को जाएगा। उपाध्यक्ष का पद मुख्य रूप से विपक्षी दल को दिया जाता है। जैसे भी मान लीजिए जेडीयू, टीडीपी या बीजेपी या कोई और पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, अभी सारे गठबंधन है, उसमें से किसी को अध्यक्ष का पद दिया जाएगा। उपाध्यक्ष का पद किसको दिया जाता है? आमतौर पर विपक्षी दल को दिया जाता है। विपक्ष में से कोई भी नेता जो रूलिंग गवर्नमेंट में शामिल नहीं है अभी, उनमें से कोई नेता होते हैं उनको दिया जाता है। लेकिन ये क्या है? तो एक परंपरा है, ये उसके बाद शुरू किया गया, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। अगर मोदी जी चाहें तो दोनों अपनी पार्टी के ही रख सकते हैं, मतलब अपने कोalition का ही रख सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कार्यकाल की अवधि और पदमुक्ति, अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी आमतौर पर लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। उपाध्यक्ष निम्नलिखित 3 मामलों पर अपना पद खाली कर सकता है। यदि वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है, अध्यक्ष को इस्तीफा दे दे, यदि उसे लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है। 14 दिन की अग्रिम सूचना भी होगी। जिम्मेदारी शक्ति, उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का पालन करता है। सदन की बैठक से अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने के स्थिति में उसके रूप में कार्य करता है और दोनों मामलों में अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। उपाध्यक्ष शक्तियों के मामले में रत्ती भर भी कम नहीं है, वो सभी शक्तियां जो अध्यक्ष महोदय के पास हैं वो सभी इनके पास भी होता है। अगर ये पीठासीन अधिकारी बने हुए हैं तो ये भी धन विधेयक कौन सा है, किसी की अयोग्यता क्या होगी, विशेषाधिकार क्या होगा, इन सभी पर फैसला लेते हैं ये। यदि अध्यक्ष ऐसे बैठक से अनुपस्थित रहता है तो वह सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की भी अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा के स्पीकर हैं तो वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे, नहीं तो जो उप स्पीकर महोदय बने हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वो करेंगे। अगर ये भी नहीं है
तो फिर राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष महोदय होंगे वो करेंगे अध्यक्षता। ओके। उपसभापति जब अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा होता है तब वह मत बराबरी की स्थिति निर्णायक मत डाल सकता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है, अर्थात जब भी उसे संसदीय समिति सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो स्वतः उसका अध्यक्ष बन जाता है। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाएगा, तो उस संसदीय समिति का अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष ही होता है। सारा कुछ क्लियर हो गया होगा इस दो टॉपिक से संबंधित। लेकिन एक छोटा सा और है इसी में, पढ़ लो सही से क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं होता, वह सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। यही लाइन आपको दे देगा फंसाने के लिए यूपीएससी में, पीसीएस में, कि भाई उपाध्यक्ष जो होता है अध्यक्ष के अधीन होता है, अधीन एक अधिकारी होता है। नहीं, इस तरह का कुछ नहीं होता है। दोनों पद जो हैं वो सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कोई किसी के अंदर नहीं है। यहाँ पर दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं, इसीलिए एक पद बैकअप के तौर पर रखा गया है। ये ध्यान में रखिएगा कि बैकअप में कंप्यूटर रखा है, दोनों कंप्यूटर एक ही जैसा है। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जब पिछली लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता, अभी मैंने बताया ओम बिरला जी हैं, पहली बैठक से ठीक पहले ओम बिरला जी क्या करेंगे, अपना पद खाली कर देंगे। तो उस समय प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। और ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेंगे, सामान्यतः इस पद पर सबसे वरिष्ठ अधिकारी का, वरिष्ठ सदस्य का चयन किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति जी इनको शपथ दिलाए, अब ये क्या करेंगे तो बाकी सभी सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। वह निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां होती हैं। इसका प्रमुख कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना, सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम बनाना है। यह सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा से जुड़े हुए कल मैंने आपको मंत्रिपरिषद पढ़ाया, उससे पहले दिन मैंने आपको विपक्षी पार्टी पढ़ाई है। चुनाव के पश्चात क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया, विपक्ष का नेता पढ़ाया था मैंने डिटेल में, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। दूसरे दिन मैंने आपको मंत्रिपरिषद पढ़ा दिया, तीसरे दिन लोकसभा स्पीकर पढ़ाया है। तीनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कृपया करके इसको एक बार और रिवाइज़ कर लें ताकि आपके एग्जामिनेशन में जब पूछा जाए तो आप वहाँ पर गलती ना करें। ठीक है, बड़े स्टेटमेंट वाले सवाल भी पूछे जाते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एमपी लैड्स योजना को समझते हैं, जिससे यूपीएससी को कुछ विशेष प्रेम है, पीसीएस को वालों को भी प्रेम हो गया है आजकल एमपी लैड्स योजना से। और ये आपको ही पता होना चाहिए कि आपके सांसद महोदय को कितना पैसा देती है सरकार खर्चा करने के लिए और कितना वो खर्च करते हैं। दरअसल में दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है एमपी लैड से जुड़ा हुआ, जिसके कारण से वो चर्चा में बना हुआ है। और क्यों है देखते हैं उसको। ओके, देखिए क्या है कि एमपी लैड्स फंड पर सीआईसी का क्षेत्राधिकार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, देखिए क्या है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि केंद्रीय सूचना आयोग को संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत धन के उपयोग पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहा गया है दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा सीआईसी को कि भाई साहब अपना काम करो, इधर उधर टीका टिप्पणी मत करो, यही बोला गया सामान्य अर्थों में। अब ये चीज़ तो बोल नहीं सकते, थोड़ा मर्यादित भाषा होता है। न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि क्या है, थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम लोग समझेंगे जिसे समझ में आए कि ऐसा क्या हुआ है। उसके पश्चात एमपी लैड्स को पढ़ेंगे। ये पृष्ठभूमि से सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। 2018 में केंद्रीय सूचना आयोग ने के एक आदेश में कुछ सांसदों द्वारा कार्यकाल के अंतिम वर्ष तक एमपी लैड्स निधि को रणनीतिक रूप से बचाने के बारे में चिंता जताई गई थी। सांसद महोदय को अच्छा खासा पैसा दिया जाता है, कितना पैसा मैं बता रहा हूँ, उसका वो खर्च तक नहीं करते हैं। इतने मतलब बेकार संसद भारत की जनता चुनती है जो एमपी लैड्स फंड का सही से उपयोग तक नहीं करते हैं, क्या वो काम करेंगे। खैर चलिए, सीआईसी को संदेह था कि चुनाव के दौरान अनुचित लाभ उठाने के लिए इस रणनीति का इस्तेमाल किया गया था। संदेह था, सीआईसी गलत नहीं था, उसने तो अपना काम किया। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सुझाव, यही मंत्रालय है जो एमपी लैड्स को नियंत्रित करती है। पहला चीज़ ये यूपीएससी पीटी में स्टेटमेंट में था कि किस मंत्रालय के तहत में है, ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये यूपीएससी पीटी के स्टेटमेंट में था। आप देखिएगा, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। धन के इस दुरुपयोग को रोका जाए, सुझाव दिया, और 5 साल की अवधि में प्रत्येक वर्ष के लिए धन को समान रूप से वितरित करने के लिए दिशा निर्देश को लागू किया जाए। सीआईसी ने थोड़ा सा एक्टिव हो गया, उसने बोल दिया
इसके बाद सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन को लेकर सीआईसी के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में कानूनी चुनौती दे दी। उसने तो सही चीज़ बोला था कि भाई साहब इस पर निगरानी करो, देखो कहाँ क्या खर्चा हो रहा है। चुनौती दी, चुनौती के बाद फैसला आया है। न्यायालय के निर्णय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एमपी लैड्स के तहत सांसदों द्वारा निधि के उपयोग पर टिप्पणी करने का केंद्रीय सूचना आयोग को कोई अधिकार ही नहीं है। आरटीआई अधिनियम का दायरा सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच प्रदान करने तक सीमित है। न्यायालय ने कहा कि आरटीआई अधिनियम के धारा 18 के अनुसार सीआईसी केवल आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना संबंधित उन मुद्दों या किसी अन्य मुद्दों से निपट सकता है। ये तो था पूरा आपका बैकग्राउंड समझ में आ गया आपको। अब जरा एमपी लैड्स को समझते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो यूपीएससी ने दिया था 1993 में के घोषित केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। 1993 प्रधानमंत्री महोदय कौन थे? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका क्या तात्पर्य है भाई, पता ही होगा आपको। यह संसद सदस्यों को मुख्य रूप से उनके निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क आदि जैसे क्षेत्रों में सतत सामुदायिक परिसंपत्ति के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाता है। आपने अपने यहाँ देखा होगा जो सड़क वगैरह छोटी मोटी बनाई जाती है, उसके बाहर संसद महोदय का नाम का शिलापट्ट लगाया जाता है। उस पर लिखा जाता है संसद फलाना उनके द्वारा ये सड़क निर्मित है। तो वो जो लिखा जाता है ना, वो एमपी लैड्स वगैरह से इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार की ग्रामीण सड़क, शहरी सड़क योजनाएं अलग हैं, उस पर आपको नहीं दिखेगा। वहाँ पर दिखेगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तत्वाधान में बनाया गया। एक दिखेगा कि संसद महोदय के द्वारा बनवाया गया। तो संसद महोदय के द्वारा जो दिखेगा ना, जैसे दिल्ली अगर आप आएंगे तो मुखर्जी नगर के एरिया में आपको दिखेगा कि मनोज तिवारी जी ने पार्क वगैरह में स्टैंड वगैरह लगवाए हैं, जिम लगवाया है, तो वहाँ पर लिखा रहता है संसद के द्वारा। तो वो सब जो स्कीम है वो चीज़ें लगाई जाती है, वो एमपी लैड्स के तहत में पैसा को खर्च किया जाता है। ओके। जून 2016 से एमपी लैड्स निधि का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, वर्षा जल के संचय के माध्यम से जल संरक्षण, संसद आदर्श ग्राम योजना, ये भारत सरकार की सबसे फेल्ड योजनाओं में से एक है। जिन जिन संसदों ने जिस जिस गाँव को गोद लिया उनका बंटाधार हो गया आदि ऐसे योजनाओं कार्यान्वयन के लिए भी किया जाता है। लेकिन कुछ ग्रामों को कुछ संसदों ने अगर सीरियसली काम किया तो उन्होंने अच्छा खासा इस पर काम भी किया। जैसे प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया था उसके बारे में शुरुआत में न्यूज़ आई थी कि उसमें काफ़ी बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं। आई डोंट नो कि वर्तमान स्थिति क्या है। कार्यान्वयन। एमपी लैड्स के अंतर्गत प्रक्रिया की शुरुआत सांसदों द्वारा नोडल जिला प्राधिकरण के कार्यों की सिफारिश करने से होती है। क्या एमपी लैड्स के तहत सारा पैसा संसद महोदय के जेब में होता है क्या, और वो बैंक में से जाते हैं, पैसा निकालते हैं, ठेकेदार को देते हैं और खर्चा करते हैं क्या? नहीं। ये सबसे पहले संसद महोदय क्या करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को बोलेंगे कि संसद के फंड से एमपी लैड्स से इस सड़क का निर्माण किया जाना है। तो फिर डीएम महोदय उस चीज़ पर अपनी हामी भरेंगे, उसके पश्चात उस सड़क का निर्माण होता है। अब आपको समझ में आया कि डीएम के पावर क्या होता है, छोटा सा। संबंधित नोडल जिला प्राधिकरण संसद सदस्यों द्वारा अनुशासित कार्यों को क्रियान्वित करने तथा योजना के अंतर्गत निष्पादित किए गए व्यक्तिगत कार्यों और व्यय की राशि का ब्यौरा रखने के लिए जिम्मेदार है। नोडल जिला प्राधिकरण, संसद महोदय अपने मन से खर्चा नहीं कर सकते हैं, उसका एक एक चीज़ का ब्यौरा हिसाब रखा जाएगा। कार्यकारण। प्रत्येक वर्ष सांसदों को 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं प्रत्येक वर्ष। 5 वर्ष में कितना बार मिलेगा, 5 वर्ष में कितनी राशि हो जाएगी, सोचिए ज़रा, है ना। एमपी लैड्स के तहत मिलने वाली धनराशि कभी समाप्त नहीं होती। लोकसभा सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में जिला प्रशासन को परियोजनाओं की सिफारिश करनी होती है, लोकसभा सांसदों को। जबकि राज्यसभा सांसदों को, राज्यसभा में भी तो सांसद हैं, को इसे उस राज्य में खर्च करना होता है जिसने उन्हें सदन के लिए चुना है। जैसे मान लीजिए कौन आते हैं राज्यसभा से चुनकर, सोनिया गांधी जी जैसे मान लीजिए राज्यसभा से चुनकर इस बार जाएंगी, इस बार तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो वो किस राज्य से जाएंगी, तो मान लीजिए गुजरात से वो चुनकर आई या यूपी से चुनकर गई हो, यूपी राज्यसभा क्षेत्र यूपी से चुनकर गई। अब वो अपने एमपी लैड्स का खर्चा कहाँ पर करेंगी, तो उत्तर प्रदेश राज्य में करेंगी। ओके। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन दोनों सदन में कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं। लोकसभा में तो एंग्लो इंडियन होते थे जिनको ख़त्म कर दिया गया संविधान संशोधन के द्वारा, उनको अब नहीं किया जाता है। राज्यसभा में जो नियुक्त होते हैं मनोनीत सदस्य जो आते हैं वो पूरे देश में कहीं पर भी एमपी लैड्स फंड का उपयोग कर सकते हैं। ओके।
चिंताएं क्या है? संघवाद का उल्लंघन। एमपी लैड्स स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है, जिसके कारण से कई बार विवाद उत्पन्न होता है। कार्यान्वयन खामियां। एमपी लैड्स योजना सांसदों को संरक्षण के स्रोत के रूप में निधियों का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिसका वे अपने विवेकानुसार उपयोग कर सकते हैं। कैग ने वित्तीय कुप्रबंधन व्यय में कृत्रिम विविध के उदाहरण को उजागर किया है भाई कि इसमें कैग ने बोला है कि भाई साहब ये लोग सही से खर्चा पानी नहीं कर रहे हैं, ये अपने ही लिए काम कर रहे हैं केवल। इस योजना की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इससे सांसदों और निजी कंपनियों के बीच गठजोड़ को बढ़ावा मिलता है, जिससे निजी परियोजना हेतु धन का दुरुपयोग होता है, अयोग्य एजेंसियों को धन आवंटित होता है, धन का निजी ट्रस्टों में हस्तांतरण होता है। एक आरोप ये भी लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स, जिला स्तर के जो होते हैं अधिकारी और सांसद, ये गठजोड़ करके इस पैसे का घपला भी करते हैं। कोई वैधानिक समर्थन नहीं। एमपी लैड्स योजना किसी वैधानिक कानून द्वारा शासित नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जिससे यह सरकार द्वारा मनमाने ढंग से किए जाने वाले परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील रहता है। आलोचना, योजना क्या है, कितना पैसा दिया जाता है, राज्यसभा के सदस्य कैसे खर्च करते हैं, लोकसभा के सदस्य कैसे खर्च करते हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इथिक्स पेपर 4, यूपीएससी इथिक्स पेपर 4, वहाँ पर एमपी लैड्स को डिटेल में पढ़ना होता है। और उसके साथ में जिस राज्य में एससी एसटी क्षेत्र हैं, एसटी क्षेत्र हैं, तो उनके लिए पर्टिकुलर रूप से खर्चा करना होता है एमपी लैड्स को। अगर एसटी क्षेत्र नहीं मिल रहा है आपको, तो किसी दूसरे राज्य के भी एसटी क्षेत्र में जाकर आप खर्चा कर सकते हैं। तो ये सब भी कुछ प्रावधान होते, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हो जाता है, यूपीएससी इथिक्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी आपको यही सब चीज़ें पूछेगा। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला देखिए, आपको बताया है मैंने कि न्यूज़ आया है कि भाई हमारे जो वित्त मंत्री महोदय हैं, वित्त मंत्री नहीं कौन, तो विदेश मंत्री महोदय, पहले मैं वही न्यूज़ दिखाता हूँ फिर हम लोग इस पर आएंगे। देखिए यही है वो न्यूज़ जिसमें है कि भाई जो हमारे विदेश मंत्री जी बने हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी शानदार अधिकारी रहे हैं और नेता के रूप में भी शानदार होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और एस जयशंकर जी को फिर से विदेश मंत्रालय मिला है, बहुत अच्छी चीज़ है भाई, योग्य लोगों को क्यों ना मिला है और उसके अनुरूप काम भी करेंगे, ऐसी आशा ही कर सकते हैं हम लोग। इनके सामने कुछ बड़े चैलेंजेज हैं। पहला चैलेंज है G7 के लिए निमंत्रण आया है, वो भी कहाँ से आया, इटली से आया है। अब ये थोड़ा सा हो गया भाई कि इटली है तो जाना भी पड़ेगा, है ना, और काम के लिए जाना पड़ेगा। आप लोग कुछ और तरफ चले जाते हैं। इटली से निमंत्रण है G7 की बैठक के लिए, लेकिन G7 की बैठक में भाग लेना भारत के लिए हमेशा सरदर्द का सबब रहा है। क्यों रहा है उसको भी थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करके समझेंगे। दूसरा चिंता ये है क्या कि भाई स्विट्ज़रलैंड में बैठक आयोजित हो रही है। आपको पता होगा यूक्रेन पीस टॉक। अब उस पीस टॉक के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखें, कितना सीरियसली पीस टॉक हो रहा है, केवल माहौल बनाया जा रहा है क्या, विशुद्ध रूप से माहौल बनाया जा रहा है, कोई पीस टॉक का कुछ नहीं निकलने वाला। मैं आपको लिखकर आज ही दे देता हूँ। ये भी एक है कि भारत वहाँ पर शामिल होगा कि नहीं होगा। तीसरा, पाकिस्तान को लेकर हमारी क्या नीतियाँ होंगी, क्योंकि पाकिस्तान से संदेश अच्छे आ रहे हैं। वहाँ के सर्वोच्च पद पर बैठे नवाज़ शरीफ जी ने बोला था कि हमने 1999 जो एकॉर्ड था, जो वाजपेयी जी ने किया था नवाज़ शरीफ के साथ, हमने उसका उल्लंघन किया कारगिल अटैक करके। शहबाज शरीफ महोदय हैं और वहाँ के वित्त मंत्री महोदय थे, विदेश मंत्री, सभी ने व्यापार वगैरह को सुगम बनाने के लिए, व्यापार शुरू करने के लेकर और अच्छे रिलेशन को लेकर होप जताई है, आशा जताई। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय हमारे पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन में सुधार हो सकता है। लेकिन भारत सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि हम तो शांति चाहते हैं, शांति के साथ में वार्ता होगी, ऐसा नहीं होगा। कल भी हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे बस पर हमारे जो जा रहे थे, वैष्णो देवी जा रहे थे यात्री, उस बस पर अटैक हुआ है। पाकिस्तान बेस्ड एक आतंकवादी संगठन है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सोचिए कितना निंदक चीज़ है, कोई पूजा प्रार्थना के लिए जा रहा है, उस पर गोली चला रहे हैं। इमेजिन कीजिए कितना ख़राब चीज़ है ये। तो अटैक को काफ़ी सारे लोग मरे भी हैं, काफ़ी सारे लोग मर गए। बस को खाई में गिर गया जब गोली चलाई गई उस पर, तो खाई में गिरने के बाद भी उस पर गोली चला रहे थे। इतने घटिया लोग होते हैं, किस प्रकार के हैं पता नहीं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ स्विस कॉन्फ्रेंस क्या है ज़रा वो देखिए, और उसको क्यों मैंने बोला है बेकार है, तो वो भी देखेंगे। बाकी हम लोग G7 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि भाई G7 बैठक होने वाली इटली में, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में किसी और दिन देखेंगे। देखिए क्या है, क्यों इस बैठक को, ये जो बैठक हो रहा है स्विट्ज़रलैंड में, इसको मैंने बेकार बना है। तो सबसे ऊपर देखिए लाल कलर में लिखा हुआ रसिया नॉट इन्वाइटेड, मतलब ग्राम पंचायत की बैठक हो रही, प्रधान जी को बुलाया ही नहीं।
तो यही वाली बात होगी, मतलब रूस और यूक्रेन के कारण से, रूस और यूक्रेन, सोचिए ज़रा, रूस यूक्रेन के वॉर के कन्फ्लिक्ट का शांति समझौता होने की कोशिश की, शांति कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, उसमें रसिया इनवाइटेड ही नहीं है, जिसके कारण से पूरा का पूरा झमेला खड़ा हुआ है, वो इनवाइटेड ही नहीं है। और कितना सीरियस होगा ये, कितना सीरियस होगा ये बैठक, सोचिएगा ज़रा। कौन मानेगा? जिसको आपको शांत करना है, जिसको युद्ध करने से रोकना है, वो अगर शामिल ही नहीं हो रहा तो आप किसको बोलोगे? यूएसए तय करेगा। यूएस कैसे तय कर सकता है कि रूस लड़ेगा नहीं लड़ेगा? ये तो वो तय करेगा। तो ये क्या है? कुछ नहीं है, देखते हैं क्या है। 90 देश इसमें भाग ले रहे हैं, चीन भाग नहीं ले रहा है। भारत भाग लेगा कि नहीं लेगा, इस पर अभी भी आशंका व्यक्त की जा रही है। व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, इन्होंने फ़ोन किया था जब मोदी जी को इलेक्शन के पश्चात, तो इन्होंने बोला था कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार शामिल होने ज़रूर आएगी। भारत भी कोशिश कर रहा है कि शामिल हो या ना हो, इस पर जल्द से जल्द डिसीजन ले लें, क्योंकि इसी मंथ ये बैठक होने वाला है स्विट्ज़रलैंड में। 160 से ज़्यादा देशों को इनवाइट किया गया है। रसिया इसमें इनवाइटेड नहीं था, उसने पहले ही बोला था कि हम शामिल भी नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि व्लादिमीर जेलेंस्की, क्या नाम है इनका, व्लादिमीर जेलेंस्की जो है, इन्होंने इस पीस टॉक को बुलाया है और वही इसको आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड में आयोजित होगा ये आपको छोटा सा फैक्ट ध्यान में रखना है, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित होगा, ओके। और मॉस्को ने पहले ही बोला था कि हम इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं रहे हैं, उसको इनवाइट भी नहीं किया गया। तो अब पीस टॉक है, किस प्रकार का पीस टॉक होगा यही लोग जाने। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा G7 को देख लेते हैं। G7 की बैठक होने वाली है और उसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। इसमें फ्रेंच राष्ट्रपति जो हैं इमैनुअल मैक्रोन जी, ये भी जा रहे हैं, जर्मन चांसलर भी आ रहे हैं, कमला हैरिस भी आ रहे हैं। मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर मुझे डाउट है, नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कुछ है नहीं इसमें। चलिए देखते हैं G7 को देखते हैं। देखिए G7 के बारे में आपको इंट्रो तो दूंगा ही, कई बार पढ़ाया है, बहुत बार बताया है, बहुत बार, तो पता भी होगा आपको। लेकिन G7 की बैठक भारत के लिए हमेशा सरदर्द क्यों रहता है, ऐसा मैंने क्यों बोला है? G7 की बैठक अभी जिस माहौल में हो रहा है उसमें है कि रूस और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट अपने चरम पर है, जिसमें रूस को काफ़ी ज़्यादा बढ़त मिल गई है। यूक्रेन लगभग में सरेंडर कर चुका है और कर ही देगा कुछ दिनों के पश्चात। अगर यूएसए उसका सपोर्ट नहीं करता, हथियार नहीं बेचता, तो ये कब का कर चुका होता। लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं। दरअसल में बात यहाँ पर यह है कि रूस और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट के कारण से G7 में रूस की जम की आलोचना की जाएगी, कुछ इसके खिलाफ स्टैंड लिया जाएगा। G7 के देशों ने यह भी बोला था, यूरोपियन यूनियन के देशों ने यह भी बोला था कि रूस को सहयोग करने वाले जितने देश हैं हम उन सब पर पाबंदी भी लगाएंगे, उन सबको हम सैंक्शन करेंगे। उनके हीरे के व्यापार को लेकर, पेट्रोलियम के व्यापार को लेकर हम लोग काफ़ी बड़े स्तर पर सैंक्शन करेंगे। यूरोप और G7 के कई सारे देशों का कमेंट है इस तरह का। दूसरा ये है कि G7 पहले G8 हुआ करता था, जिसमें से रूस को निकाल दिया गया था। क्रीमिया पर जब रूस ने कब्जा कर लिया था 2014 में, उसके पश्चात से तो G7 को सामान्य तौर पर रूस का विरोधी संगठन माना जाता है। अगर भारत इसमें पार्टिसिपेट करता है तो ये कहीं ना कहीं भारत और रूस के संबंधों को इफेक्ट करेगा, इसलिए भारत इसमें पार्टिसिपेट करने से बचेगा। मैं आपको बार कह रहा हूँ, बचेगा। इटली ने इनवाइट किया है, इटली के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं, हाल में के दिनों में और भी अच्छे रिलेशन हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर दोनों जगह पर दक्षिणपंथी सरकार की स्थापना है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, कुछ और कारण सोच रहे होंगे, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दोनों जगहों पर दक्षिणपंथी सरकारों की स्थापना है, दक्षिणपंथ है, और साथ ही साथ में इटली के इंटरेस्ट बढ़े हैं भारत की तरफ में। चीन की तरफ में उसने अपना रुझान कम किया, इसलिए भारत के सरकार के साथ उसके शानदार रिलेशन बन रहे हैं और हम दोनों प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। इटली जो है वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी हम उसकी मदद कर रहे हैं। भारत के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार हर चीज़ों में वृद्धि हो रही है। दुनिया में अपनी नई पहचान बनाने की इटली कोशिश कर रहा है, जो उसकी पुरानी पहचान थी वो कहीं खो गई थी। चीन समर्थित होने का उस पर आरोप भी लगा था, जिसके पश्चात उसने चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुद को अलग भी कर लिया कुछ दिन पहले ही। तो ये सारा का सारा मामला है। अब G7 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। G7 के साथ हमारे कंसर्न क्या होंगे, अभी मैंने आपको बता दिया कि उसमें जम के आलोचना की जाएगी रूस की, वही चीज़ होगा ही, क्योंकि वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का लीड किया हुआ उनके नेतृत्व में एक संगठन है, जिसमें सामान्य तौर पर रूस के विरोध में स्टैंड लिया जाता है और चीन के विरोध में। लेकिन चीन के साथ यूरोपियन यूनियन के संबंध अच्छे हुए हाल फिलहाल के दिनों में। तो मुख्य रूप से इसमें मुद्दा होगा रूस और यूक्रेन का वॉर, जिसमें भारत कभी भी किसी पक्ष में शामिल होना नहीं चाहता है। भारत ने हमेशा शांति की बात की है कि शांति स्थापित कीजिए, लेकिन किसी के पक्ष में हम नहीं बैठ सकते हैं। एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक की वार्षिक बैठक होती है। G7 यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। कौन कौन? यूके,
कनाडा, उसके बाद से अमेरिका, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान और अमेरिका हो गया। G7 देश और भारत G20 का हिस्सा है। सभी G7 और भारत G20 का हिस्सा है। सभी देश जो हैं G7 को सब के सब G20 का हिस्सा है। G7 का कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है, बस बैठक कर लेते हैं आपस में बैठ कर ये लोग। समिति की वेबसाइट के अनुसार 2022 तक G7 देश वैश्विक आबादी का 10% थे, GDP का 31%, वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 21% का योगदान देते हैं। चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े GDP आंकड़ों के साथ दो सबसे अधिक आबादी वाले देश इस समूह का हिस्सा ही नहीं है। 2021 में सभी G7 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र का वार्षिक व्यय राजस्व से अधिक था और G7 देशों में भी उच्च स्तर का सकल ऋण है। विशेष रूप से जापान की GDP का 263% उस पर ऋण अभी भी लगा हुआ है। दरअसल में G7 जब बनाया गया था तो दुनिया की 7 सबसे एडवांस इकोनॉमी थी, लेकिन वो दौर अलग था। अब ये दौर जो है वो एशिया का दौर है। अब सारी बड़ी इकोनॉमी आपको एशिया में दिखेगी। चीन, भारत और जापान, ये 3 बड़ी इकोनॉमी है। तीनों के तीनों भारत एशिया में ही है। ओके, तो G7 के बारे में बेसिक जानकारी याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है। कॉलोनियलिज्म जो है, औपनिवेशिकवाद जो है, ये अभी भी दुनिया में है मौजूद। कैलेडोनिया ये एक छोटा सा आइलैंड वाला इलाका है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन फ्रेंच टेरिटरी। फ्रेंच टेरिटरी न्यू कैलेडोनिया कहाँ है भाई, ये कहाँ है पृथ्वी पर? दरअसल में यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर हिंसा वगैरह की घटना देखी गई है। कैलेडोनिया फ्रेंच टेरिटरी है। इसने वोटिंग भी किया था कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं फ्रांस से, लेकिन वोटिंग में फ्रांस की फिर से विजय हो गया और फ्रांस ने यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी है। फ्रांस ने इमरजेंसी घोषणा यहाँ पर कर दी है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पर हिंसा वगैरह देखा गया और काफ़ी उलझ गया यहाँ का मामला। तो कैलेडोनिया के बारे में तो हमसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई फ्रांस क्या कर रहा है, वहाँ पर क्या नहीं कर रहा है, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका लोकेशन कहाँ है। और दरअसल में जो ये आइलैंड है न्यू कैलेडोनिया, यहाँ की एक यहाँ के मूल निवासी है कनक्स, जिनको कहा जाता है। कोई और उच्चारण भी हो सकता है इसका गुरु, तो देखना ज़रा। ये यहाँ के मूल निवासी हैं। जैसे आपने सुना होगा कि और न्यूजीलैंड की मूल निवासी एक महिला सांसद ने बड़ा ही ज़ोरदार सा हुंकार भरा हुआ भाषण दिया था न्यूजीलैंड के संसद में। इसी प्रकार से ये भी है। 1853 में इस पर अधिकार कर लिया गया था। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं और जो यूरोपियन लोग वहाँ पर बस गए, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है और इस विवाद को, इस राइट्स और ये जो हिंसा की घटनाएं देखी जा रही है वहाँ पर, इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। जो कनक्स हैं, इनकी पॉपुलेशन 1,45,000 के करीब में है वहाँ पर, और जो वहाँ की आबादी का करीब 43% है। और उसी प्रकार से जो यूरोपियन बाहर से आए हुए फ्रेंच लोग या अलग अलग जो लोग हैं, उनकी 37% के करीब में है। अब इसी 43% और 37% के बीच में विवाद है और ये लोग चाह रहे हैं कि हम कॉलोनी से बाहर आ जाएं। वोटिंग भी किया था इन्होंने, हम कॉलोनी से बाहर आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कई बार इन्होंने वोटिंग किया है, लेकिन ये बाहर नहीं आ पाए हैं अभी तक। तो ये कुछ इनका मामला है। इंडिपेंडेंस को लेकर रेफरेंडम 2020 में भी यहाँ पर देखा गया, 2018-2020 में देखा गया था, लेकिन इसको बार बार पोस्टपोन्ड भी किया गया। 2021 में भी हुआ, लेकिन उसमें भी यही हुआ कि भाई ये नहीं इंडिपेंडेंट हो पाए और अगेंस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के खिलाफ यहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पर वोट किए गए कि हम फ्रांस के अंतर्गत ही रहना चाहते हैं। ये सब कहानी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये कनक्स जो नाम लिया है मैंने, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंच टेरिटरी है। दुनिया में अभी भी बहुत सारे जगहों पर औपनिवेशिक देशों का टेरिटरी है। उस टेरिटरी में मूल निवासी हैं ये कनक्स लोग, और लेकिन इसका लोकेशन कहाँ है वो ज़रा देख लीजिए। उसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया है ये, ऑस्ट्रेलिया है ये आपका मकर रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया। और यहीं पर है, देखिए ये न्यूजीलैंड है, यहीं पर है न्यू कैलेडोनिया, यहीं पर है क्या, तो न्यू कैलिडोनिया यहीं पर है। ये कहाँ पर, तो कोरल सी जो है, कोरल सी ये यहाँ पर कौन सा है, तो ग्रेट बैरियर रीफ आपको दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है। इसको कोरल सी भी कहा जाता है, कोरल सी भी कहा जाता है। ये मकर रेखा गुजरती है यहाँ से, आपको पता होगा मकर रेखा गुजरती है। और यहाँ पर है न्यू कैलेडोनिया, ये फ्रेंच टेरिटरी है, ये फ्रांस की टेरिटरी है। अभी जब यहाँ पर हिंसा की घटनाएं देखी गई, उसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया था और अपने लोगों को वहाँ से निकाल के लाया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो नाम बताया है इंडिजिनस कम्युनिटी का, उनका भी नाम ध्यान में रखिएगा।
तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। एक टॉपिक और बची, अटल भूजल योजना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।